आज के क्लास में देखेंगे कि जो रोग होते हैं, संक्रामक रोग जो होते हैं वो किस तरह से फैलता है और उनके आधार पर ये संक्रामक रोग के टाइप्स भी देखेंगे, है ना, कि कौन कौन से संक्रामक रोग है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं कि जो संक्रामक रोग जो होता है वो कैसे फैलता है। ठीक है, संक्रामक रोग। ठीक है, सब संक्रामक रोग कैसे फैलते हैं उसको हम थोड़ा इसके बाद देख लेंगे, है ना। सबसे पहले ये कहते हैं कि संक्रामक रोग जो होते हैं ये मतलब कितने इनके फैलने के आधार पे, है ना, ट्रांसमिशन के आधार पर ये संक्रामक रोग और कौन कौन से संक्रामक रोग हो सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो संक्रामक रोग कल के क्लास में ऑलरेडी हमने देख लिया था। ठीक है, ठीक है, कल के क्लास में ऑलरेडी हमने देख लिया था कि जो संक्रामक रोग जो होते हैं, है ना, ये जो संक्रामक रोग जो होते हैं ये सूक्ष्म जीवों के द्वारा होते हैं, है ना, और सूक्ष्म जीवों के द्वारा ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में, है ना। कल की क्लास में ऑलरेडी हमने देख लिया था कि सूक्ष्म जीवों के द्वारा, है ना, सूक्ष्म जीवों के द्वारा ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है संक्रामक रोग। ठीक है, तो उस आधार पर यहाँ पर हम देखते हैं क्या कि संक्रामक रोग कौन कौन से संक्रामक रोग हो सकते हैं, है ना। तो जनरली आप जानते हैं कि संक्रामक रोग जो होते हैं वो जरूर सूक्ष्म जीवों के माध्यम से होता है। वो डायरेक्ट उनके संपर्क में आने से हो सकता है या इनडायरेक्ट भी हो सकता है, ये, है ना। तो इस आधार पर हम पहले देखते हैं इसमें कि जैसे कि मान लीजिए प्रत्यक्ष रूप से, ठीक है, प्रत्यक्ष रूप से संपर्क करता है। ठीक है, कोई भी जीव है हम संभवतः हम अपना उदाहरण लेके चलते हैं, हम मनुष्य है ना, और हम मनुष्य यदि हम किसी सूक्ष्म जीव के संपर्क में डायरेक्ट आते हैं, है ना, संपर्क डायरेक्ट ट्रांसमिशन इसमें देखा जाए जो कांटेक्ट होता है, जहाँ पर जो मनुष्य जो होता है वो डायरेक्ट सूक्ष्म जीवों के सीधा डायरेक्ट उसमें कांटेक्ट होते हैं। ठीक है, तो इसमें कांटेक्ट का जो माध्यम जो होता है ना, कांटेक्ट का जो माध्यम, ठीक है, माध्यम की बात करें, कांटेक्ट के माध्यम की बात करें तो इसमें हो सकता है कि हमारा जो त्वचा है इसके, ठीक है, स्किन, तो स्किन हो सकता है। हम एक मनुष्य है, किसी दूसरे मनुष्य के दोनों के जो स्किन जो है वो यदि संपर्क में आता है या टच होता है ना, तो टच होता है मतलब वो डायरेक्ट संपर्क हुआ, है ना, प्रत्यक्ष डायरेक्ट कांटेक्ट हुआ, तो त्वचा एक माध्यम होता है। ठीक है, इसी में यदि हम दूसरा बात करें तो जैसे कि कपड़ा, ठीक है, कपड़ा की बात करते हैं। हम जानते हैं कि मान लीजिए कोई बीमार व्यक्ति है ना, बीमार व्यक्ति है कोई, और उस बीमार व्यक्ति के कपड़े को यदि कोई स्वस्थ है, हेल्दी पर्सन जो है, यदि वो हेल्दी पर्सन उस कपड़े को यूज कर लेता है ना, तो उनके शरीर में यदि वो वाहक या जो भी कारक जो फैक्टर्स जब है तो वो फैक्टर्स क्या हो सकता है, वो इंसान दूसरे इंसान पे ये पहुंच सकता है। ठीक है, और दूसरे इंसान पे ये खासतौर पर इस केस में जैसे कि एग्जाम्पल के इस केस में एग्जाम्पल के रूप में देखा जाए, ठीक है, एग्जाम्पल के रूप में देखा जाए तो इसमें जनरली जो मीजल्स होता है, ठीक है, मीजल्स के केस में ये सबसे ज्यादा देखा गया है, जहाँ पर जो खाज और खुजली कहा जाता है, ठीक है, खाज और खुजली वाले केस में अधिकतर ये देखा जाए कि कपड़े के माध्यम से वो फैलता है। ठीक है,
सेकंड इसके बारे में भी इसमें आता है कि जो चिकन पॉक्स जो होता है ना, चिकन पॉक्स जो होता है वो चिकन पॉक्स भी जो पेशेंट जो रहता है उनके कपड़े को यूज करने से भी वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ये फैल सकता है। ठीक है, तो ये सब एक माध्यम है, त्वचा, कपड़ा, है ना, ये एक माध्यम है। सेकंड एक और जो इम्पोर्टेंट है, थर्ड नेक्स्ट, ठीक है, जहाँ पर यदि कोई भी जनरली इसमें रिलेशनशिप वाला केस में आता है जो फिजिकल, ठीक है, फिजिकल रिलेशनशिप, ठीक है, और समझता ऐसा नहीं है कि यहाँ पर ये फिजिकल रिलेशनशिप को हम डायरेक्ट यहाँ त्वचा वाले केस में, है ना, ये दोनों, क्योंकि फिजिकल रिलेशनशिप है मतलब स्किन टू स्किन, मतलब उसमें संपर्क रहेगा, है ना, तो उस केस में भी यहाँ पर क्या होता है, जो रोग होता है वो फैलता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के लिए इस केस में, ठीक है, इस केस में एग्जाम्पल की बात करें तो जो एड्स होता है, ठीक है, एड्स जो होता है ये फिजिकल रिलेशनशिप, त्वचा कांटेक्ट होने की वजह से एड्स जो होता है वो HIV जो वायरस होते हैं, है ना, इस वायरस से ये क्या करते हैं, कॉज करते हैं। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर जो प्रत्यक्ष वाले में जो यौन संचरित रोग कहा जाता है, ठीक है, यौन संचरित रोग, और ये जो यौन संचरित रोग जो एड्स जो होता है वो इसी माध्यम के अंतर्गत वो आता है। ठीक है, और यहाँ पर एक और आपको मिलेगा जिसे सिफिलिस कहा जाता है। ठीक है, सिफिलिस जो होता है ये भी सेम यौन संचरित रोग होता है। ठीक है, यहाँ पर इस यौन संचरित जो होता है इसको STD कहा जाता है। ऑलरेडी मैंने इसको सेकेंड क्लास जब हमने पढ़ रहा था तो वहाँ पर बताया था STD, जिसे हिंदी में यौन संचरित रोग कहा जाता है। ठीक है, थर्ड नंबर पे एक और एग्जाम्पल है गोनोरिया। ठीक है, ये गोनोरिया, ठीक है, गोनोरिया, सिफिलिस और जो एड्स जो होते हैं ये सभी STD वाले डिसीज होते हैं, जहां पर ये डायरेक्ट रूप से दो पर्सन संपर्क में, आपसी संपर्क में आता है, तो ये जो डिसीज कॉज करता है। ठीक है, ठीक है, इसके बाद सेकंड नंबर पे आते हैं। ठीक है, सेकंड नंबर में, और यहाँ पर सेकंड नंबर में रखा गया है जिसे एयर बॉर्न डिसीजेस कहा जाता है। ठीक है, एयर बॉर्न डिसीजेस जिसे वायु जनित रोग कहा जाता है। ठीक है, वायु जनित रोग है, मतलब इसमें हवा के माध्यम से, ठीक है, यहाँ पर जो माध्यम की बात करें, है ना, तो यहाँ पर जो माध्यम जो होता है वो हवा या वायु है। ठीक है, हवा और वायु है, और ये हवा या वायु, ठीक है, अब वायु के द्वारा सांस लेते हैं, है ना, तो सीधा सा इसका संबंध जो है, ठीक है, मुंह से है, और मुंह के द्वारा क्या लेते हैं, सांस लिया जाता है। ठीक है, तो मुंह के द्वारा सांस लिया जाता है और सांस लेते हैं, तो जो ये वायु जो होता है वो शरीर के अंदर में प्रवेश करता है। तो आप जानते हैं कि प्रवेश करता है, और यहाँ पर इस केस में और होता है कि संभवतः हम यहाँ पर सांस लेने की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो जो वायु जो होता है वो अंदर भी जाएगा और बाहर भी। ठीक है,
अंदर प्रवेश करेगा और अंदर की जो वायु है वो बाहर। तो संभवतः हम ये बोल सकते हैं कि जो मान लीजिए वो जो कारक जो फैक्टर्स जो है यदि वो वायरस हो सकता है या बैक्टीरिया हो सकता है, तो वायरस भी हो सकता है या बैक्टीरिया। तो ये जो माइक्रोब्स जो होता है ये वायु के माध्यम से अंदर में प्रवेश भी करेगा और वो क्या करेगा, अंदर से बाहर भी प्रवेश करेगा। तो ऐसे केस में जो एयरबोर्न वाला जो डिसीज जो होते हैं इनमें सबसे जो मेन जो अंग जो सबसे ज्यादा प्रभावित, ठीक है, प्रभावित जो अंग जो होते हैं इसमें, ठीक है, इसमें कौन सा होता है, फेफड़ा, ठीक है। और फेफड़ा मतलब यहाँ पर सिंपल सा है श्वसन तंत्र, ठीक है। तो ये श्वसन तंत्र जो होता है ये प्रभावित होता है, ठीक है। तो याद रखना कि जो एयरबोर्न जो डिसीज होते हैं, वायुजनित रोग होते हैं, वे रोग होते हैं जो हवा या वायु के माध्यम से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है, ठीक है। तो यहाँ पर हवा और वायु में माउथ के द्वारा सांस लिया जाता है, ठीक है। वायु में यहाँ पर बैक्टीरिया वायरस जो है वो अंदर बाहर हो सकता है। तो जब अंदर प्रवेश करेगा तो वो जो फेफड़े को डैमेज कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल की बात करें, यहाँ पर उदाहरण, ठीक है। तो जैसे कि अभी आपका चल रहा है, ठीक है, कोविड-19 जो है, ठीक है, यहाँ पर ले सकते हैं क्योंकि ये श्वसन तंत्र को डैमेज कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन अभी तक ऐसा कंफर्म पूरा नहीं हुआ है कि ये जो डिसीज जो होता है वो सिर्फ एक ही माध्यम से होता है। तो ये एक ही माध्यम से नहीं होता, बहुत सारे माध्यम से होता है। लेकिन इसमें वायु में भी एक मतलब रोल है, क्योंकि कोई पेशेंट है और पेशेंट के जो जैसे कि मान लीजिए थूक है, ठीक है। तो ये थूक होता है और इस थूक में इनका जो पार्टिकल्स या जो ये वायरस जो होता है वो उसमें रहते हैं। और यदि अब वो छींकेगा, है ना, छींकेगा या खांसी आएगा उसमें, तो उनका जो मटेरियल्स जो होता है वो मटेरियल्स बाहर आएगा, ठीक है। तो बाहर आया और बाहर जब आएगा तो इनका जो कारक जो है वायरस जो है वो वहाँ पर वायु में क्या होते हैं वो घूमते रहता है वो, ठीक है। अब वायु में घूमते रहता है और उस, ठीक है, तो ये वायु में क्या होगा, घूमते रहेगा और इस वायु के संपर्क में, ठीक है, इस वायु के संपर्क में कोई भी पर्सन आया तो ये पर्सन जो होता है वो क्या हो जाएगा, फिर रोगी हो जाता है, ठीक है। तो इस केस में ऐसा होता है, ठीक है। अब यहाँ पर एयरबोर्न डिसीजेस जो है उसका एग्जाम्पल्स देखते हैं, ठीक है, कि कौन कौन से जो डिसीज है जिसे वायु जनित रोग में शामिल किया गया है, ठीक है। तो इस डिसीज का जो एग्जाम्पल जो है उदाहरण, ठीक है। तो इस उदाहरण में याद रखना जो टीबी होता है, ट्यूबरकुलोसिस कहा जाता है, टीबी, ठीक है। और जो सर्दी होता है, सर्दी हो गया, जुकाम वगैरह हो गया, सर्दी जुकाम जो होता है वो भी एयरबोर्न डिसीजेस के अंतर्गत ही आता है, ठीक है। और यहाँ पर जो डिप्थीरिया एक और डिसीज होता है, डिप्थीरिया कहा जाता है, ठीक है। तो ये हो गया। और जो पॉक्स वाला जो होता है, वायरसेस जो होता है वो भी इस एयरबोर्न डिसीजेस में ये अपना मतलब रोल निभाता है इसमें, ठीक है। ठीक है, अब थोड़ा सा और इसमें, क्योंकि ये जो एयरबोर्न जो डिसीज जो होता है, ठीक है, एयरबोर्न डिसीज जो होता है ये सबसे तेजी से, ठीक है, ये जो एयरबोर्न डिसीज जो होता है ना, सबसे तेजी से फैलता है, याद रखना, ये सबसे तेजी से फैलता है। और सबसे तेजी से जब फैलता है ये, तो कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि वो कोई एरिया हो सकता है वो सिर्फ उस एरिया में ही फैले, जैसे गली मोहल्ला हो गया, तो
स्टार्ट जो होता है वो एक घर से होगा, है ना। तो एक घर से दूसरे घर में प्रवेश किया, दूसरे से तीसरे घरों में प्रवेश किया, है ना। और उसके बाद वो जितने भी मोहल्ला होता है, गली मोहल्ले जो होते हैं, उस गली मोहल्ले में पूरा फैल जाता है। और वो फैलते फैलते क्या होता है, वो पूरा जितने भी भौगोलिक क्षेत्र जो होता है, जोग्राफिकल जो एरिया होता है, वो एक गांव भी हो सकता है, शहर भी हो सकता है ना। तो वो पूरे सभी एक भौगोलिक जो एरिया होते हैं, उस भौगोलिक एरिया में क्या हो जाता है, ये फैल जाता है। तो ऐसे रोग को कहा जाता है महामारी कहा जाता है। ठीक है, क्या बोलते हैं, महामारी रोग कहा जाता है। तो महामारी जो रोग जो होता है वो एक बहुत बड़ा जो एरिया होता है ना, बहुत बड़ा एरिया में क्या हो जाता है, ये फैल जाता है। मतलब ये जो भी वायरस खासतौर पर जो एयरबोर्न होते हैं, जो सर्दी जुकाम वाला जो केस होते हैं, है ना, ये बहुत तेजी से फैलता है। ठीक है, तो ये भी जो कोविड-19 जो है, ये भी कोविड-19 की क्या है, इस सर्दी जुकाम ही है वो। ठीक है, जो बहुत तेजी से आप देख रहे हैं पूरे विश्व इनसे प्रभावित है। ठीक है, चलिए इसके बाद तीसरा नंबर पे आते हैं, और यहाँ पर तीसरा नंबर पे रखा गया है वाटर बॉर्न डिसीज कहा जाता है। ठीक है, वाटर बॉर्न डिसीजेस कहा जाता है। और इस केस में आपको सिंपल सा पता चल रहा है वाटर। ठीक है, वाटर मतलब यहाँ पर इनका जो माध्यम है वो माध्यम क्या है, जल। ठीक है, और यहाँ पर ये जो जल जो होता है वो होता है दूषित जल होता है। ठीक है, जिसे कहा जाता है कंटामिनेटेड वाटर। ठीक है, तो जो कंटामिनेटेड वाटर होता है, जो दूषित जल होता है, और इस दूषित जल का यूज, ठीक है, इस दूषित जल का यूज यदि ड्रिंकिंग वाटर के रूप में होता है, ठीक है, ड्रिंकिंग वाटर के फॉर्म में होता है, या इनका जो यूज है, ठीक है, नहाने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, और नहाने के केस में या कोई भी पानी भी हो सकता है, जैसे कोई भी नदी है, छोटा सा तालाब है, झील वगैरह है, और उसमें जानते हैं कि जनरली जो गांव के केस में जितने भी एनिमल्स जो होते हैं, जानवर जो होते हैं, उनको वहां पर नहलाने के लिए ले जाया जाता है ना। तो उसमें क्या होता है, यदि वो ऑलरेडी इन्फेक्टेड है, तो इन्फेक्टेड होने की वजह से वो पूरा क्या हो सकता है, वो जानवरों के द्वारा इंसानों में भी पहुंचा जा सकता है। ठीक है, तो ये कंटामिनेटेड जो वाटर होता है, इस वाटर के द्वारा ये फैलता है। ठीक है, और इसका एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, इसके एग्जांपल के केस में जैसे कि हैजा होता है, हैजा जानते हैं, हैजा होता है, डायरिया होता है, डायरिया। ठीक है, टाइफाइड होते हैं, टाइफाइड इसको तो आप लोग जानते ही हैं, है ना। टाइफाइड हॉस्पिटल्स में रहते हैं आप लोग, और किस तरह से टाइफाइड मतलब फैलता है ना। तो हैजा हो गया, डायरिया हो गया, टाइफाइड हो गया, और एक होता है जिसे हेपेटाइटिस ए। ठीक है, तो ये सबसे डेंजर है हेपेटाइटिस ए, और इस हेपेटाइटिस ए के द्वारा आप जानते हैं कि जो लिवर जो होता है, ठीक है, लिवर जो होता है वो इससे मतलब क्या हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं,
ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इस हेपे का मतलब लीवर होता है, याद रखिएगा, हेपे का मतलब होता है लीवर, ठीक है, और टाइटिस का मतलब होता है क्रोनिक होता है, क्रोनिक मतलब होता है इसका दूसरा टर्मिनो है डिस्ट्रॉय होना, तो ये क्या होता है, लीवर को डैमेज कर देता है, ठीक है। और इसी लोकल लैंग्वेज में, ठीक है, इसको कहा जाता है पीलिया भी कहा जाता है, ठीक है, पीलिया, या इसी को और कहा जाता है जॉन्डिस कहा जाता है, जॉन्डिस डिसीज होता है, ठीक है। हाँ, एक इसमें वाटर बॉर्डर डिसीज में एक और रखा गया है, ठीक है, यहाँ पर लिख रहा हूँ पोलियो, ठीक है, तो ये जो पोलियो जो है, ठीक है, इस पोलियो को भी इसमें वाटर बोर्न डिसीज में रखा गया है, जहाँ पर कंटामिनेटेड जो वाटर होता है, फूड में भी यहाँ पर फूड के केस में भी आता है, ये जो जॉन्डिस और जो पोलियो होता है वो दोनों में आता है, ठीक है। ठीक है, अब इसके बाद फोर्थ नंबर पे रखा गया है फूड बोर्न डिसीज, ठीक है, और यहाँ पर सिंपल सा है कि फूड बोर्न डिसीज मतलब यहाँ पर माध्यम क्या हो रहा है, फूड मतलब भोजन हो रहा है, ठीक है। तो जो फूड बोर्न डिसीज वे रोग होते हैं जो दूषित भोजन करने से यह फैलता है, ठीक है, दूषित व्यक्ति के द्वारा, दूषित भोजन के द्वारा ये क्या होता है, फैलता है ना। तो यहाँ पर यह रखना कि कंटामिनेटेड फूड के माध्यम से यह फैलता है, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल्स में देते हैं, जैसे कि फूड पॉइजनिंग होता है, ये जानते हैं फूड पॉइजनिंग, ठीक है, इसको सभी यहाँ पर फूड पॉइजनिंग में इसको कहा जाता है खाद्य विषाक्त कहा जाता है, ठीक है। तो ये खाद्य विषाक्त जो होता है वो जो बैक्टीरिया जो होता है, माइकोप्लाज्मा वाले जो बैक्टीरिया होते हैं, कॉर्डी बैक्टीरिया जो होते हैं, कॉर्डी बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, उसके जो स्पीसीज जो होते हैं उन केस में होते हैं, कोई भी सब्सटेंस उनमें हो जाता है ज़्यादा, जैसे कि कोई भी खाद्य पदार्थ देखे होंगे, जैसे आलू के केस में, आलू में देखेंगे वहाँ पे आपको ग्रीन दिखाई देता है ना, या कुछ अदर्स चावल्स वगैरह में होता है, या कुछ भी फूड है यदि उसमें ये फूड पॉइजनिंग होता है और वहाँ पर उससे क्या हो जाते हैं, उल्टियाँ वगैरह भी होते हैं, ठीक है। एक डिसीज होता है और एम्बिओसिस कहा जाता है, एम्बिओसिस कहा जाता है, ठीक है। और यहाँ पर एक और है, इनके केस में जो पेचिस वगैरह जो होते हैं वो इसको इसमें रखा गया है, ठीक है। और अतिसार का केस भी इसमें भी वो देखा गया है, ठीक है। तो एम्बिओसिस, पेचिस, फूड पॉइजनिंग और अतिसार जो होते हैं उन सभी को इसमें रखा गया है, ठीक है। और इसमें एक और सबसे डेंजर होते हैं कि जैसे कि आपने कई केस में देखे होंगे कि मांस वगैरह खाते हैं, ठीक है, मांस खाते हैं, जानवरों का मांस खाते हैं, और संभवतः यहाँ पर सुअर की बात करते हैं, ठीक है, सुअर, कई लोग होते हैं जो सुअर की मांस खाते हैं, और सुअर के मांस खाते हैं, तो सुअर में एक जानते हैं कि इनके बॉडी में टेपवर्म पाया जाता है, ठीक है, क्या पाया जाता है, टेपवर्म पाया जाता है। तो यदि सुअर का मांस या किसी भी जानवर का मांस यदि खाते हैं और यदि वो अच्छी तरह से नहीं पका हुआ है, तो क्योंकि उसके बॉडी में टेपवर्म है, तो यहाँ पर ये टेपवर्म क्या कर सकता है, इन्फेक्शन कर सकता है, ठीक है।
तो फूड बोर्न डिसीज में इस तरह से होता है। बाकी हम पूरा एक एक डिसीज और आगे है जो हम देखेंगे, लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ किसके माध्यम से कैसे होता है वो हम यहाँ पर देख रहे हैं। ठीक है, इसके बाद है आपका 5वां नंबर। ठीक है, और 5वां नंबर में देते हैं सॉइल बोर्न डिसीज। तो सॉइल बोर्न डिसीज जो होता है इसे मृदा जनित रोग कहा जाता है। और मृदा जनित रोग में जिसमें मृदा के माध्यम से ये फैलता है। ठीक है, तो यहाँ पर इनका जो माध्यम जो है वो क्या होता है, मृदा होता है, मृदा। और इस मृदा में क्या पाया जाता है, सूक्ष्मजीव पाया जाता है, सूक्ष्मजीव। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए इस सूक्ष्मजीव में एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर जैसे कि टेटनस, ठीक है, ये जानते हैं टेटनस होता है। ठीक है, और यहाँ पर जो एक और सूक्ष्मजीव वगैरह होते हैं जैसे राउंड वार्म होता है। ठीक है, गोल्ड कृमि कहा जाता है। और एक और होता है हुक कृमि, हुक वार्म कहा जाता है। ठीक है, तो ये कुछ सूक्ष्मजीव है जो क्या करते हैं, मृदा जनित रोग होते हैं, टेटनस वगैरह होते हैं जो कॉज करते हैं। और ये किसी को हुआ तो ये पूरी जो बॉडी जो होता है उस बॉडी को क्या कर देता है, बॉडी को ये गला देता है, ये याद रखना। ठीक है, ठीक है। इसके बाद 6वां नंबर में देखते हैं इंसेक्ट बोर्न डिसीजेस। ठीक है, और इंसेक्ट बोर्न डिसीजेस जो इंसेक्ट के माध्यम से, इंसेक्ट कीड़े के माध्यम से फैलता है। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए बात करते हैं, मलेरिया हो गया, मलेरिया जानते हैं, मलेरिया भी इंसेक्ट के माध्यम से फैलता है। ठीक है, फाइलेरिया हो गया। ठीक है, तो मलेरिया जो फाइलेरिया जो होता है वो इंसेक्ट के केस में आता है। ठीक है, और यहाँ पर डेंगू होता है, डेंगू हो गया, एक फीवर होता है। ठीक है, डेंगू फीवर। और चिकनगुनिया कहा जाता है, चिकनगुनिया। ठीक है, तो ये सभी जो होते हैं वो इंसेक्ट के माध्यम से होता है। लेकिन यहाँ पर याद रखना कि यहाँ पर एक पार्टिसिपेट करता है वाहक के रूप में। ठीक है, वाहक, तो वाहक के रूप में जैसे मलेरिया के केस में देखा जाए तो मलेरिया का वाहक जो होता है वो क्या होता है, मच्छर होता है। ठीक है, लेकिन ये मच्छर के माध्यम से मलेरिया नहीं होता है, याद रखना। इस मलेरिया में क्या होते हैं, यहाँ पर एक कारक पाया जाता है। ठीक है, और ये जो कारक जो होता है जिसे क्या बोलते हैं, प्लाज्मोडियम कहा जाता है, प्लाज्मोडियम। ठीक है, तो ये मच्छर वाहक होता है जिसे काटने से मलेरिया होता है, क्योंकि इस मच्छर के लार्वा जो होते हैं वहां पर ये प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, ठीक है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स यहाँ पर ये क्या करते हैं, लीवर में, मनुष्य के लीवर, मनुष्य ह्यूमन के जो लीवर होते हैं उस लीवर को ये क्या कर देते हैं, डैमेज कर देता है।
ठीक है, इसके बाद कुछ इम्पोर्टेंट, ठीक है, कुछ इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी देखते हैं। ठीक है, इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी यहाँ पर देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये जो टर्मिनोलॉजी है वो जो बार बार यूज होगा इसका आगे, है ना, इसीलिए इसको एक बार देख लेते हैं। तो हम कौन सा इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी है, तो सबसे पहले बात करते हैं वाहक की बात करते हैं। वाहक, ठीक है, तो वाहक जो होते हैं ये रोगी भी हो सकते हैं, इंसान भी हो सकता है, मतलब ये वाहक जो है ये मनुष्य भी हो सकता है, मच्छर भी हो सकता है, या अदर जो जानवर है वो भी हो सकते हैं। ठीक है, तो वाहक, ठीक है, ये रोगी भी हो सकते हैं, ठीक है, रोगी, और इस रोगी के जो शरीर है, बॉडी, इस बॉडी में ये जीवाणु हो सकता है। ठीक है, तो मतलब ये जो सूक्ष्म जीव जो है इस रोगी मतलब मनुष्य के शरीर में या जानवर के शरीर में ये प्रवेश रहेगा। अब ये जरूरी नहीं है कि वो उसमें अंदर में प्रवेश किया है तो वो मतलब रोगी ही हो, तो रोगी नहीं हो सकता है, वो जीवाणु उनकी बॉडी में मौजूद रहेंगे, लेकिन किसी भी प्रकार की तकलीफ नहीं देता है, और फिर भी वो किसी दूसरे के शरीर में क्या हो जाता है, प्रवेश कर लेते हैं, तो इसे ही कहा जाता है वाहक कहा जाता है। ठीक है, ठीक है ना। इसके बाद है सेकंड नंबर में आता है इम्यूनिटी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट सेकंड है इम्यूनिटी। ठीक है, तो इम्यूनिटी जो होता है जिसे प्रतिरक्षा कहा जाता है, और ये प्रतिरक्षा जो सिस्टम जो होते हैं इनमें जो बॉडी जो होता है, ठीक है, कोई भी पार्टिकल्स, कोई भी जीवाणु, बैक्टीरिया जो भी हो सकते हैं, और इनके प्रति जो हमारा जो इम्यूनिटी है, हमारा जो बॉडी जो होता है वो रेस्पॉन्स देता है। तो यहाँ पर इनकी सेंसिटिविटी पे डिपेंड करता है कि यदि वो ज़्यादा, मान लीजिए ये ज़्यादा सेंसिटिविटी देता है, मोर, ठीक है, मोर सेंसिटिविटी देता है तो ये ज़्यादा खतरा भी हो सकता है। यदि ये लेस है, ठीक है, यदि ये लेस है तो यहाँ पर जो खतरा जो होता है वो कम खतरा होता है। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है इम्यूनिटी जो होता है वो प्रतिरक्षा होता है। तो ये प्रतिरक्षा जो होता है किसी भी कारक के प्रति, उस कारक से लड़ने के लिए हमारे जो बॉडी होते हैं उनमें जो क्षमता पाई जाती है, उनके प्रति लड़ने के जो क्षमता पाई जाती है वो इम्यूनिटी होता है। ठीक है, और उस इम्यूनिटी में डिपेंड करता है उनकी सेंसिटिविटी उस पार्टिकल्स या उस माइक्रोब्स के प्रति। ठीक है, ठीक है, इसके बाद तीसरा नंबर में यहाँ पर इम्पोर्टेंट यूज होता है स्रोत। सोर्स क्या होता है, कोई भी रोग है और किसी भी रोग का स्रोत क्या होता है, सोर्स क्या होता है, तो याद रखना जितने भी डिसीजेस जो होता है उन डिसीज का जो मेन सोर्स जो होता है वो होता है बीमार व्यक्ति। ठीक है, बीमार व्यक्ति से बड़ा और कोई भी सोर्स नहीं होता है। ठीक है, इसके बाद अगला जो इम्पोर्टेंट है वो है जो अभी कोरोना के केस में आपने सुने होंगे कई बार, आइसोलेशन। ठीक है, आइसोलेशन जिसे कहा जाता है पृथक्करण कहा जाता है। तो यहाँ पर पृथक्करण में क्या होता है कि मान लीजिए कोई भी बीमार व्यक्ति है, ठीक है, तो बीमार व्यक्ति है तो वहाँ पर वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकता है, मतलब जिसे कहा जाता है संक्रमण काल कहते हैं, संक्रमण काल, है ना। तो ये आइसोलेशन क्या है कि मान लीजिए ये रोगी है, ठीक है, ठीक है, तो इस रोगी को एक ऐसे जगह में, शहर से दूर, गांव से दूर एक जगह होता है, यहाँ पर संक्रमण दूर, यहाँ पर मतलब दूसरे जगह में, यहाँ पर रूम जो होता है कमरे, वहां पर ले जाते हैं। ठीक है, अब इसको ले क्यों गया, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे क्या है, लोग हैं, तो लोग हैं तो इस रोगी के
वजह से यहाँ पर जितने भी डिसीजेस है वो इनमें फैल सकता है। ठीक है, तो इसलिए इसको क्या करते हैं, यहाँ से पृथक कर देते हैं। अब पृथक करके उसको जो संक्रमण जो होते हैं वहाँ से उनको क्या कर देते हैं, दूर ले जाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर संक्रमण, जब तक ये संक्रमण जो है मतलब ये संक्रमित व्यक्ति है रोगी है ना, तो ये रोग ना फैला जाए ऐसा करके इसको जब तक ये संक्रमण दूर न हो जाए तब तक इसे एक जो आइसोलेट किया जाता है, अलग उसको पृथक किया जाता है। ठीक है, इसके बाद है पहचान कैसे करना है। पहचान मतलब यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, तो इस आइडेंटिफिकेशन के लिए चेकअप इम्पोर्टेंट होता है। चेकअप मतलब यहाँ पर टेस्ट किया जाता है। ठीक है, टेस्ट किया जाता है और यहाँ पर डायग्नोसिस भी होता है, डायग्नोसिस पहचान होता है। इस आधार पर इनका क्या किया जाता है, ट्रीटमेंट किया जाता है, ट्रीटमेंट करते हैं। फिर उसके बाद इसको क्या कर देते हैं, यहाँ पर इसको आइसोलेट किया जाता है। ठीक है, ये पूरा कंप्लीट है, आइडेंटिफाई, टेस्ट करना, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट करना, फिर उसको आइसोलेट किया जाता है। फिर उसके बाद जो और दूसरे जो व्यक्ति होते हैं उन पर ध्यान दिया जाता है। ठीक है, तो ट्रीटमेंट जो होता है वो और यहाँ पर कुछ मेडिसिन वगैरह होता है ट्रीटमेंट में। यहाँ पर वैक्सीन जो होता है उसको भी इसमें रखा गया है और जो भी मेडिसिन जो होता है उसको भी यहाँ पर रखा गया है। और यहाँ पर एक और यूज किया जाता है जिसे प्रिवेंशन कहा जाता है। और ये जो प्रिवेंशन जो होते हैं जनरली सावधानियां होता है, सावधानी बरतना होता है, वो प्रिवेंशन होता है। और सबसे बेस्ट माना जाता है इसको प्रिवेंशन को। सावधानी जो होता है, जितने भी डिसीजेस है उन सभी डिसीज का मुख्य रूप से इम्पॉर्टेंट कोई है तो वो है प्रिवेंशन, सावधानी उपाय। ठीक है, सावधानी अपनाइए और जितने भी डिसीज आप उनसे दूर रह सकते हैं। ठीक है, ट्रीटमेंट परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है, सावधानी जो है, प्रिवेंशन जो है वो इसीलिए बोला जाता है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। ठीक है, ट्रीटमेंट उपचार से ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है प्रिवेंशन। ठीक है, तो आज की क्लास में ये यहाँ तक हो गया। उसके बाद कल के क्लास हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा, तो कल के वीडियो आप देखिए। उसके बाद जो भी डाउट क्वेश्चन रहेगा वो क्योंकि कल के क्लास में हम सीधा एक डिसीज जो है उस डिसीज में हम प्रवेश करने वाले हैं। ठीक है, थैंक यू।